हेलो अनिल, वेलकम एवरीवन टू द अनस्टॉपेबल चैनल्स। मैं हूं मिसेस रंजना दुबे जो बायोलॉजी पढ़ाती हैं एंड मैंने सोचा कि क्यों ना मैं और बच्चों को भी बायोलॉजी पढ़ाऊं जो मेरे साथ फिजिकली मेरे इंस्टीट्यूट में नहीं आ पाते हैं। सो इन दैट प्रोसेस आई हैव ब्रॉट अ सीरीज ऑफ चैप्टर्स। इनफैक्ट मैं कोशिश करूंगी कि मैं सारे के सारे चैप्टर्स डाल दूं आईसीएसई के क्लास 10th के जो बच्चों के बोर्ड्स में काम आएंगे, उसके पहले उनके टर्मिनल एग्जामिनेशन में, फिर फाइनल प्री बोर्ड्स में, ऐसे उनके काम आएंगे सो दैट दे कैन गो बैक एंड रीविजिट द चैप्टर्स, वो रिवाइज कर सकें, फिर से पढ़ सके, देख सके। और आई बी ऑल्सो शेयरिंग एंड ब्रिंगिंग इन मोर एंड मोर क्वेश्चंस। PYQs भी लेती आऊंगी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आईसीएसई में बहुत पूछे जाते हैं वो भी साथ चैप्टर्स के दौरान मैं लेती आऊंगी। सो इन द सेम प्रोसेस लेट मी बिगिन विद द फर्स्ट चैप्टर टुडे। और आपको पता ही है आपका फर्स्ट चैप्टर क्या है। द फर्स्ट चैप्टर इज सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ दिस चैप्टर चिल्ड्रन यू हैव प्राइमरीली कवर्ड इन क्लास 9 ऑलरेडी, है ना। ये हमने क्लास 9 में पूरा का पूरा पढ़ रखा है। क्लास 10 हालांकि इससे जस्ट स्टार्ट करती है एंड दे जस्ट टेल यू दैट यस वी आर रिवाइजिंग व्हाट यू हैव ऑलरेडी लर्न्ड इन क्लास 9। तो एक काइंड ऑफ अ रिविजन चैप्टर है आपके क्लास 9 का, बट स्टिल देर आर गुड इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इसमें से पूछे जाते हैं। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चंस हैं वो पूछे जाते हैं। सो वी विल बी सीइंग ऑल दैट। सो क्या क्या हम कवर करने की कोशिश करेंगे? सेल थ्योरी, शेप एंड साइज, कुछ एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन जैसे कि अनियन पील स्किन हुआ और तुम्हारे चीक सेल्स का, तो हाउ द सेल्स लुक लाइक जब हम इनको हम एक्सपेरिमेंटली अंडर द माइक्रोस्कोप ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। एंड देन ऑफ कोर्स द चैप्टर विच इज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेल, और फिर सेल के अंदर जो चीजें हमें दिख रही हैं स्टार्टिंग फ्रॉम सेल मेम्ब्रेन ऑनवर्ड्स। अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं तो सेल वॉल की भी हम बात करेंगे। एंड देन द वेरियस अदर थिंग्स विच यू फाइंड इनसाइड द सेल, जैसे कि साइटोप्लाज्म हो गया, तुम्हें ये दिख रहा है। देन ऑफ कोर्स न्यूक्लियस एंड ऑल द अदर सेल ऑर्गेनल्स। सो उसी प्रोसेस में लेट अस जस्ट स्ट्रेट अवे बिगिन विद द चैप्टर सेल, द यूनिट ऑफ लाइफ। नाउ सेल का नाम हमने सुना है, बचपन से सुना है, यस। और ऐसे देखो तो बहुत ही सिंपल चीज लगती है क्योंकि सेल के ऊपर ही सब कुछ बना हुआ है। द एंटायर ऑर्गेनिज्म इज बिल्ड अपॉन सेल। तो क्या क्या चीजें हैं जो हम कह सकते हैं, मैं नेक्स्ट स्लाइड में जाऊंगी और आपको सेल दिखाऊंगी। और यहाँ पे लिखा हुआ है सेल्स आर द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। सो हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिजम्स, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट एनीथिंग दैट यू सी अराउंड यू। मतलब सेल्स और एटम सेम नहीं है। ऑफ कोर्स सेल्स आर ऑल्सो मेड अप ऑफ एटम्स, बट एटम्स आर नॉन लिविंग एंटिटीज। व्हाट आर एटम्स? दे आर नॉन लिविंग एंटिटीज। मगर जब हम एक सेल की बात करते हैं तो वो एक लिविंग चीज है, यस। एंड इट इज व्हाट, एंड दैट लिविंग थिंग, इट इज एक्चुअली मेकिंग द ऑर्गेनिज्म अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। Then what is written here is that the cells are the smallest living units of an organism. तो कहते हैं कि जो ऑर्गेनिज्म, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज का बना है, तो जो सबसे छोटी चीज जिसका वो बना हुआ है, द स्मॉलेस्ट थिंग ऑफ विच एन ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ इज आवर सेल। ओके, तो यूनिट उसको क्यों बोला गया? देखो तुमने मैथ्स पढ़ा है ना, मैथ्स में जब हम लोग नंबर सिस्टम करते हैं तो वी स्टार्ट विथ यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स, थाउजेंड्स। यूनिट से ही स्टार्ट करते हैं बिकॉज देयर इज नथिंग स्मॉलर देन अ यूनिट, यस। तो इट इज द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ठीक है। एंड उससे छोटा कोई यूनिट नहीं है, उससे छोटा ऐसा कोई यूनिट नहीं है जो कि एक पूरा होल एज अ यूनिट काम कर रहा है एंड giving the structure to the cell or to the organism and function to the organism. यहाँ पे मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो आपको दिख रहा है in the structure children, I want to ask you कि tell me the 3 common things that you can see in any kind of a cell. Cell, आपने cell भी सुना है, आपने various types of cells भी सुन रखे होंगे। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ tell me the most common things which are or would be definitely present in any kind of cell. मैं रुक रही हूं, आप लिख सकते हैं या सोच सकते हैं। सो द मोस्ट कॉमन थिंग्स जो किसी भी सेल में पाए जाते हैं वो है सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन, ठीक है। सबसे पहला सेल मेम्ब्रेन। दूसरा
साइटोप्लाज्म, और तीसरा जेनेटिक इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल। किसी भी सेल के अंदर एक जेनेटिक इंफॉर्मेशन होगा जो कि डिसाइड करता है कि सेल के अंदर क्या प्रोसेसेस होंगे, सेल कैसे बिहेव करेगा, सेल क्या फंक्शंस शो करेगा। सो द जेनेटिक मटेरियल इट कैन बी, इट इज यूजुअली डीएनए, द जेनेटिक मटेरियल। देन साइटोप्लाज्म जो कि क्या होती है, एक जेली लाइक फ्लूइड होती है। एंड द फर्स्ट थिंग इज सेल मेम्ब्रेन विच सेपरेट्स द इनसाइड ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एनवायरमेंट। काइंड ऑफ एक दरवाजे का काम कर रही है, एक लिमिटिंग मेम्ब्रेन का काम कर रही है, जो कि सेल के अंदर जो भी चीजें हैं उसको बाहर से सेपरेट आउट कर रही है। Yes, so these are the three basic things जो आपको किसी भी तरह का सेल, whether it is a prokaryotic cell, a eukaryotic cell or any kind of a cell, you will find these three things in any kind of a cell. Now what are prokaryotic and eukaryotic वो आप जरूर जान रहे हैं क्योंकि आप क्लास 10 में हैं, लेकिन वो भी हम जरूर देखेंगे आगे। So moving forward children, मैं आपको बताना चाह रही हूँ the important scientists who taught the world about the cells। तो सेल के बारे में हम जो आज जानते हैं उसकी शुरुआत कब और कैसे हुई और किन लोगों के द्वारा हुई। Who are the people who are actually involved in telling the world about what a cell is or what living organisms were in fact or actually made up of। पहला नाम और पहला पिक्चर जो आप देख रहे हैं वो है रॉबर्ट हुक का। नाउ ये आपको याद भी करना है कि रॉबर्ट हुक 1665 में, बच्चों 1665 में इन्होंने अपना सेल्फ बनाया हुआ एक लेंस से, माइक्रोस्कोप से इन्होंने कॉर्क सेल्स को देखा। नो व्हाट आर कॉर्क? दे आर द डेड सेल्स। तुमने देखी होगी ना बॉटल्स बेटा, कुछ बॉटल्स जो होती हैं स्पेशल, वो ग्रीन कलर वाली, उनके ऊपर जो ढक्कन लगी होती है, हाँ, उसे कॉर्क कहते हैं। ठीक है, तो उस कॉर्क सेल्स के थिन स्लाइस को ही केप्ट अंडर हिज ओन क्रिएटेड और ओन प्रिपेयर्ड माइक्रोस्कोप, और उसके अंदर उन्होंने जो चीज देखी उनको पोर्स वाली, छेद वाली चीजें दिखाई दी जो कि हनीकोम जैसा स्ट्रक्चर बना रही है। कैसा स्ट्रक्चर बना रही है बच्चों? हनीकोम जैसा कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना रही है। देखो ये है हनीकोम जैसा स्ट्रक्चर। तो ऐसा स्ट्रक्चर बनाती हुई उन्हें कुछ चीजें दिखाई दी। तो ये उनको कैसा लगा? ये उन्होंने इसका नाम, इस ऐसे स्ट्रक्चर को उन्होंने सेल बोला। क्यों? क्योंकि सेल उस समय मॉन्क्स जिस जगह पे रहते थे उसे सेल कहा जाता था। तो सेल्स काइंड ऑफ अ कंपार्टमेंट है, तो उन्होंने इस चीज को कंपार्टमेंट या सेल नाम दिया। ये वो इस देख पाए, कर पाए। क्यों? क्योंकि उन्होंने माइक्रोस्कोप जैसी चीज या ऐसा ग्लास या ऐसे लेंसेस का एक सेटअप उन्होंने तैयार किया। या पहले भी मतलब ग्लास वॉज ऑलरेडी बीन डिस्कवर्ड एज अ सब्सटेंस जिससे कि आप चीजों को बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं। तो अब ग्लास के ऊपर ग्लास रखना उनको, या डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्लासेस, लेंसेज जिसे हम कहते हैं, कॉन्केव लेंस, कॉन्वेक्स लेंस, इन सब का आविष्कार करीब हो चुका था या हो रहा था। तो इट वाज माइक्रोस्कोप का बहुत बड़ा रोल है इन डेफिनेटली इन सेल बायोलॉजी। नो व्हाई पर्टिकुलरली इन सेल बायोलॉजी या माइक्रोबायोलॉजी? क्योंकि ये वो दुनिया है जिसमें आप चीजों को, सेल्स को या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं। सो इन लोगों ने ये देखा, और देखने की शुरुआत इस वजह से हो पाई क्योंकि एक ऐसे ग्लासेस का आविष्कार हो गया था जिसको कि माइक्रोस्कोप के तौर पे यूटिलाइज किया जा सकता था, जो कि चीजों को एम्पलीफाई करके दिखाती थी। सो थिंग्स कुड बी एम्पलीफाइड एंड यू कुड सी द ऑब्जेक्ट्स, और वो कई गुना एम्पलीफिकेशन मिल पा रहा था रॉबर्ट हुक को। इन्होंने अपने से उसको करना शुरू किया, लाइक एक ग्लास के ऊपर दूसरा ग्लास लगा के इन्होंने जब देखना शुरू किया, देन ही फाउंड दैट अरे अब इससे तो ज्यादा अच्छा दिख रहा है। सो इस तरह से इन लोगों ने अपना ही एक काइंड ऑफ क्रूड उस समय का माइक्रोस्कोप है वो डिस्कवर किया था, और उसमें उन्होंने जब देखा कॉर्क सेल को तो उन्हें ये हनीकॉम्ब जैसा स्ट्रक्चर नजर आया जिसे कि हम कहते हैं सेल, जिसको इन्होंने नाम दिया सेल। ठीक है ना, ये रॉबर्ट हुक चिल्ड्रन वही रॉबर्ट हुक है। देखो ये ही इज नॉट एक्चुअली अ बायोलॉजिस्ट, नॉट सम पर्सन हु इज एक्चुअली डूइंग सम काइंड ऑफ वर्क और रिसर्च वर्क, और ही इज अ साइंटिस्ट हु वाज इन्वॉल्वड इन वर्किंग अपॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जैसे किसी माइस पे काम कर रहे हैं या किसी उस पे काम करके कुछ स्टडी करने की कोशिश कर रहे हैं। ही वाज एक्चुअली अ फिजिसिस्ट। इनका बहुत काम है पैरेलली अलोंग विथ न्यूटन।
इन्होंने आपको इलास्टिसिटी के ऊपर काम किया, जो आप फिजिक्स में स्ट्रेस स्ट्रेन ये सब चीजें जो आप 11th में पढ़ेंगे, इस पे इन्हीं का दिया हुआ है, इस पे आप हुक्स लॉ भी आप पढ़ेंगे। देन ग्रेविटेशन पे इन्होंने काम किया, इन्होंने पहला टेलीस्कोप बनाया है जिससे कि ये जुपिटर मार्स वगैरह के मोशन, प्लैनेटरी मोशंस को ये और बेहतर तरीके से ऑब्जर्व कर सके। तो इनका बहुत काम है बच्चों। रॉबर्ट हुक जो साइंटिस्ट थे, इनका बहुत काम है मेनली इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स, ग्रेविटेशन के ऊपर, तुम्हारे ग्रेविटेशन के साथ साथ तुम्हारे लाइट के ऊपर टेलीस्कोप इन्होंने बनाया था, और इलास्टिसिटी, इन्होंने लॉ ऑफ इलास्टिसिटी दी है। तो इसके ऊपर इनका बहुत काम था, और इन्होंने ही जो भी इनको नजर आ रहा था माइक्रोस्कोप के अंदर, ये सारी चीजें इन्होंने, जो अपनी एक बुक थी माइक्रोग्राफिया, उसके अंदर वो नोट डाउन करते जाते थे। तो माइक्रोग्राफिया बेसिकली ड्राइंग्स की बुक है कि वो जो चीजें उन्हें माइक्रोस्कोप के अंदर नजर आती थी, तो उनको वो एनालाइज करके उनके बारे में क्या समझ रहे हैं वो प्रेजेंट करते थे। तो वो कलेक्शन है कॉल्ड माइक्रोग्राफिया, और उसी माइक्रोग्राफिया बुक के अंदर सेल वर्ड का मेंशन है, विच वाज डन फॉर द फर्स्ट टाइम बाय रॉबर्ट हुक। जब उन्हें वो पहली बार दिखा तो उन्हें लगा कह रही है मुझे ऐसी चीज दिख रही है जैसा कभी आज तक किसी ने शायद देखी नहीं है, ये दिखाई भी नहीं, क्योंकि लेंसेज ही कम थे लोगों के पास, ग्लास जैसी ऐसी ऑब्जेक्ट या माइक्रोस्कोप नहीं थे लोगों के पास कि वो देख पाते। सो ही वॉज क्वाइट अमेज्ड। तो अब हम दूसरे साइंटिस्ट की बात करते हैं बच्चों, दैट इज एंटन वॉन लीवेनहॉक। और ये जो नाम है, ये एक हमारे फील्ड ऑफ बायोलॉजी में एक बहुत ही एवोल्यूशनरी, और ये बहुत ही मैं क्या बोलूं, लैंडमार्क काम किया हुआ इंसान का नाम है एंटन वॉन लीवेनहॉक। क्योंकि इन्होंने जो देखा लेंसेज के थ्रू, और जो देख के बताया दुनिया को, रॉयल सोसाइटी को ये पब्लिश किया करते थे या भेजा करते थे अपनी फाइंडिंग्स, तो इन्होंने जो बताया उस बात ने दुनिया को एक ऐसी दुनिया से अवगत कराया, द वर्ल्ड गॉट टू नो अबाउट अ वर्ल्ड विच वॉज एंटायरली नॉट नोन टू देम एट दैट टाइम। इन्होंने माइक्रोबायोलॉजिकल वर्ल्ड को दुनिया के पटेपक्ष पे या फ्रंटियर्स ऑफ द वर्ल्ड पे लाके रखा। कैसे लाके रखा? ये खुद ही वॉज अ बिजनेसमैन थे, इनकी दुकान चलती थी, ये ड्रेपर थे, और इनको लेंसेज में बहुत खासा इंटरेस्ट था। तो ये खुद के अपने लेंसेज डिजाइन करते रहते थे और देखते थे कि इसके ऊपर ये डाल के देखता हूँ, ये वाला ग्लास तो मुझे कितना बड़ा दिखाई देता है ऑब्जेक्ट, और इस तरह का ये खुद किया करते थे। एंड इन द प्रोसेस व्हाट ही डिड इज दैट इन्होंने एक पेपर वाटर करके रखा था, ये कुछ कर रहे थे पेपर से, काली मिर्च से, एंड उसको पानी के अंदर उन्होंने डाल के रखा था और उसे छोड़ दिया था कुछ दिनों के लिए। एंड आफ्टर सम डेज उन्होंने उस पीस ऑफ ग्लास लेंसेज जो इनका बनाया हुआ था उसके अंदर जब उसको ऑब्जर्व किया उस वाटर को, सो उन्होंने देखा कि कुछ चीजें हिल रही हैं इसके अंदर, सम काइंड ऑफ वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट, सम काइंड ऑफ वेरी स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स विच आर मूविंग। वो मोटाइल है, सम मोटाइल माइक्रोस्कोपिक थिंग्स काइंड ऑफ मूविंग। तो ये बड़ा हैरान हो गए कि अरे ये क्या जीती जागती कौन सी चीज है जो अपने आप हिल रही है, यहां से वहां जा रही है, वहां से यहां आ रही है। तो इस प्रोसेस में उन्होंने कई सारी चीजों को देखना शुरू किया। तो ये इनको देखने के दौरान इन्होंने हमारे अमीबा को देखा, हमारे बैक्टीरिया को देखा, इन्होंने स्पर्म सेल्स को देखा। तो इन्होंने बेसिकली माइक्रोबायोलॉजिकल वर्ल्ड में पाए जाने वाले जो भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, इन सबको उन्होंने देखा और अपनी इस आविष्कार को, अपनी इस व्हाट ही सॉ, ऑल दैट फाइंडिंग्स ही गेव इट टू द रॉयल सोसाइटी। और जब रॉयल सोसाइटी को ये बात पता चली कि एंटन वॉन लीवेनहॉक ने ऐसी चीजें देखी हैं कि कुछ माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स जैसे हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स जैसे हैं विच कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड रिप्रोडक्शन में भी उनका बहुत बड़ा रोल है। लाइक इट वॉज ही हु एक्चुअली फाउंड आउट कि spermatozoa for the fertilization to take place, actually the spermatozoa need to go and penetrate into the egg cell. तो बहुत जो अंधविश्वास था रिप्रोडक्शन वगैरह को लेके भी, उसको भी काफी हद तक इन्होंने अपनी फाइंडिंग से लगाम लगाया था। एंड इनको ऐसे ही नहीं फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी कहा जाता है। सो हु इज फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी चिल्ड्रन? फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी। So Anton von Leeuwenhoek is called the father of biology, and he was the first person जिन्होंने पहला लिविंग सेल देखा। अब जो ये देख रहे हैं, इन्होंने जो देखा अपने माइक्रोस्कोप के नीचे कि कुछ हिल रहा है, दोज बैक्टीरिया और दोज अमीबा जो ये देख रहे हैं, स्पर्म्स जो ये देख रहे हैं, दे आर ऑल लिविंग।
एंटिटीज। दे आर नॉट, जो रॉबर्ट हुक ने देखा था वो बेसिकली क्या देखा था, वो बेसिकली सेल वॉल था, वो डेड सेल्स थे जो रॉबर्ट हुक ने देखा था, बट व्हाट ही सॉ वर ऑल लिविंग सेल्स। ठीक है, फिर जो अगले साइंटिस्ट पिक्चर में आप देख पा रहे हैं, दे आर द पीपल हु हैव अ बिग रोल इन गिविंग अस सेल थ्योरी। सेल थ्योरी जो पहली थ्योरी है जो बताती है कि हम या ऑर्गेनिजम्स किस चीज के बने हैं और वो उसका एग्जैक्ट रोल क्या है। सो ही टॉक्ड अबाउट सेल थ्योरी, दैट इज ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल्स विच आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब कोई ऑर्गेनिज्म किस चीज का बना है तो उसके स्ट्रक्चर का मेन हिस्सा है सेल, और वो जो काम परफॉर्म कर रहा है, जो भी फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, जैसे कि रेस्पिरेशन हो गया, मेकिंग एनर्जी इन ऑर्डर टू सर्वाइव, देन डाइजेशन हो गया, एक्सक्रीशन हो गया, रिप्रोडक्शन हो गया, ऑल द activities, vital activities of life, everything that the living organism is performing is mainly because of the metabolic reactions or the reactions or the activities which are taking place inside this cell. लेकिन बच्चों यहां से यहां तक के सफर में करीब करीब 200 साल का फासला आ गया। मेनली इसका कारण क्या था? माइक्रोस्कोप और बेहतर माइक्रोस्कोप्स का आविष्कार तब जाके करीब करीब 200 साल के बाद जाके हुआ था, क्योंकि यहाँ तक 1600s में है हम लोग बच्चों, और यहाँ जब श्लीडन और श्वान जब काम कर रहे हैं, दोनों इकट्ठे करीब करीब काम कर रहे थे अराउंड इन द ईयर 1838 एंड 1839, 8 एंड 1839। तो आप देख रहे हैं कि दोनों बहुत ही आसपास काम कर रहे हैं। श्लीडन जो है उन्होंने एनिमल सेल्स को स्टडी किया, और श्वान जो है वो उन्होंने प्लांट सेल्स के ऊपर वो काम कर रहे थे। ठीक है, और दोनों एक दूसरे को जानते भी थे। तो लाइक वन डे डिनर के बाद दोनों बैठे थे कॉफी ले रहे थे, और दोनों एक दूसरे को अपनी अपनी इन्वेंशंस और अपनी अपनी डिस्कवरीज के बारे में बता रहे थे। सो व्हाट ही सेड, बोथ ऑफ देम टॉक्ड अबाउट दैट व्हेन आई ऑब्जर्व अ प्लांट सेल, so I can see some nucleus present inside it, और मैं ये करीब करीब देख रहा हूं कि ऐसा सेल बहुत, मतलब it is as a repeating unit it is present in the plants। तो ये पाया जाता है, और उनके अंदर एक न्यूक्लियस जैसी चीज है, एक वॉल जैसी होती है। तो लाइक ये जो श्लीडन थे वो एनिमल सेल स्टडी कर रहे थे, तो उनको भी न्यूक्लियस जैसी चीज दिख रही थी, मगर उनको कोई वॉल जैसी चीज दिख नहीं रही थी। तो फिर क्या हुआ कि इस तरह से, चूंकि दोनों ने इंडिपेंडेंटली अलग अलग, एक ने एनिमल पे काम किया था और एक ने प्लांट सेल पे काम कर रहे थे, तो फिर जाके पहले तो श्लीडन ने अलग ही अपने नाम से ही दे दिया थ्योरी, जिसको कि सेल थ्योरी उन्होंने बोला। व्हाट ही सेड वाज दैट एवरी ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ सेल्स विच आर द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, बट ही कुड नॉट से एनीथिंग अबाउट the fact of the origin of cells, like he could not mention कि cells आए हैं तो आए कहाँ से हैं, from where have they originated। so उन्होंने बोला कि शायद ये क्रिस्टलाइज करते हैं या क्रिस्टल्स जैसे बन जाते हैं या न्यूक्लियस के अंदर से आ जाते हैं। इन दोनों ने सेल्स के ओरिजिन के ऊपर इनका जो भी वर्जन था that was not correct and that was not accepted also। so finally रुडोल्फ वर्चाउ, जिनकी आप तस्वीर देख रहे हैं, अंतिम तस्वीर, इन्होंने ये भी जब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या कुछ ऐसे बैक्टीरियल सेल्स या ऑब्जर्व कर रहे थे, तो इन्होंने देखा कि इट इज डिवाइडिंग इनटू टू। जैसे कि ये अगर ये बैक्टीरियल सेल है, तो इन्होंने क्या देखा कि अरे ये ऐसे दो में डिवाइड कर जा रहा है। सो व्हाट ही कंक्लूडेड दैट एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कमिंग फ्रॉम अनदर, एवरी लिविंग सेल इज कमिंग फ्रॉम एन ओल्ड सेल। मतलब ये जो नया सेल है, this is coming from this old cell। so what he stated कि every new cell comes from an old cell। इन्होंने कहा omnis cellulae e cellula। now this phrase is very important children, ये आपको आगे बहुत काम आएगा, क्योंकि you will be made to learn this phrase, maybe not for grade 10 but yes for higher classes it is very very important। तो इन्होंने कहा कि जो नए सेल्स आ रहे हैं वो सिर्फ और सिर्फ पुराने सेल्स के थ्रू ही आ रहे हैं। सो दस ऑल द पोस्टुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी वर कंप्लीटेड, और इन लोगों ने ही सेल थ्योरी का, इन तीनों की फाइंडिंग से, श्लीडन, श्वान एंड रुडोल्फ वर्चाउ के फाइंडिंग से वी कम टू नो और वी गिव द सेल थ्योरी। सो दीज वर द मेन साइंटिस्ट जिन्होंने
लैंडमार्क डिस्कवरीज की और सेल बायोलॉजी और साइटोलॉजी में जो भी हम आज जानते हैं उसकी नींव रखी. They laid the foundations of the very things that we know in cell biology today and a lot of advancements that we have today in cell biology. It was actually the work of these, not just these scientists, but yes, major credit is given to these 5 scientists. There are other works also or other important landmark discoveries in the field of cytology. तो वो भी हम एक one by one देख लेंगे. Now this is 1665 children, as you can see. Robert Hooke, he observed the cells of the cork through his very primitive पुराने जमाने वाला microscope. Then comes Anton von Leeuwenhoek, जो कि businessman with some interest in sciences and more so in glasses, lenses. उन्होंने क्या डिस्कवर किया? फर्स्ट लिविंग सेल्स, प्रोटोजोआ या अमीबा इसने देखा, एंड देन ही आल्सो सॉ बैक्टीरिया, ही आल्सो सॉ द स्पर्म सेल्स, ब्लड सेल्स, सब कुछ देखा इन्होंने. और उन्होंने जो भी ये छोटी छोटी चीजें जो ये देख रहे थे, जो कि सिर्फ माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिख पा रही थी, विच वर विजिबल ओनली अंडर दोज रिफाइंड ग्लासेस, उनको इन्होंने नाम दिया. ही कॉल्ड देम एज एनिमल क्यूल्स. सो दिस वर्ड इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट, लाइक हु गेव द वर्ड एनिमल क्यूल्स कैन बी आस्क्ड टू यू. And in 1683, he went on to discover more and more microscopic organisms, and that is why he is called as the father of microbiology. Then came the scientists who gave us the cell theory. 1838 and 1839, Schleiden and Schwann, जिन्होंने propose किया cell theory. Of course, 59 में we got to know the findings of Rudolf Virchow, जिन्होंने बोला था omnicellular, e-cellular, that is all new cells come from the pre-existing cells or the old cells. तो ये तीनों की findings को मिला के सेल थ्योरी वॉज प्रपोज्ड. इसके अलावा वी कैन सी दैट 1857 में ये इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट हैं, कॉलिकर ने भी डिस्क्राइब किया माइटोकॉन्ड्रिया, कहाँ पे? मसल सेल्स में. ठीक है. देन रॉबर्ट कॉच, ही यूज्ड एनालिन डाइज का इस्तेमाल करके हम माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स, लिविंग ऑब्जेक्ट्स या ऑर्गेनिजम्स को हम देख पा रहे हैं, या सेल्स को देखने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी, क्योंकि विद द कमिंग टाइम माइक्रोस्कोप्स और भी बेहतर बनते चले गए. सो देन डाइज वर यूज सो दैट आप स्टेन करके उनको और बेहतर तरीके से देख पा रहे हैं. सो ही वॉज एबल टू सी द बैक्टीरिया एंड विच कॉज्ड ट्यूबरकुलोसिस एंड कॉलरा. देन नॉल एंड रस्का, ये इंपॉर्टेंट पीपल हैं बच्चों, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ईयर है, आपको याद रखना है. ये वो खास साल है जब नॉल एंड रस्का ने बिल्ड किया पहला ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप. अब तक जो काम हो रहा था बच्चों, यहां तक जो काम हो रहा था या जो माइक्रोस्कोप अवेलेबल था, दैट वाज सिंपल लाइट या कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप. That was simple light or compound microscope which was able to give magnification कुछ 100 times या 1000 टाइम्स वो मैग्निफिकेशन प्रोवाइड कर पा रही थी. लेकिन जो नॉल एंड रस्का ने जो ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप या ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन बीम्स का इस्तेमाल होता है टू सी द ऑब्जेक्ट्स और मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट्स, इन्होंने जो आविष्कार किया 1931, दैट हैज रेवोल्यूशनाइज्ड cell biology, microbiology, like we have come to know about DNA, the structure of the DNA, the codes. मतलब field of biology revolutionized हो गई by the discovery of electron microscope by Nolan Ruska in 1931. देखो बच्चों, उसके पहले भी हम जानते हैं कि वैक्सीनेशन पे काम हुआ. एडवर्ड जेनर ने पहला वैक्सीन बनाया, स्मॉल पॉक्स का बनाया, जो कि वायरस से कॉज होता है, मगर दे न्यू नथिंग अबाउट वायरस. नो, व्हाई कुड दे कुड नॉट नो एनीथिंग अबाउट वायरस? क्योंकि वो उन्हें दिख ही नहीं पाता था. उनके पास जो भी माइक्रोस्कोप्स थे, दैट वर नॉट इवन sufficient enough to make the virus visible to them, because virus is very small in size. It is even smaller than a typical cell or even a typical bacteria. हम sizes की भी बात करेंगे आगे. Now next is children, 1965 the first commercial scanning electron microscope. मतलब commercial मतलब बिकने के लिए तैयार हो चुका था. It was being commercially prepared. And 1997 में हमने sheep भी क्लोन कर लिया, मतलब एक न्यू sheep बना लिया हमने. So these were some of the major events in the field of cell biology. Whatever is mentioned over here, it is not just only these scientists or these discoveries have an impact, but yes, we do need to know them. We do need to learn it to appreciate science, क्योंकि हम साइंस के स्टूडेंट्स हैं, हम बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं.
तो एक अपनी फील्ड के लिए एक इज्जत का भाव आता है कि इन्होंने कितनी मेहनत से, इन्होंने कितना काम किया होगा कि आज हम जो भी जान पा रहे हैं इन द हेल्थ इंडस्ट्री में, जो भी हमने एडवांसमेंट्स की हैं और जो हेल्थ इंप्रूव हुआ है ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो सब कुछ हो पाया है बिकॉज ऑफ दीज स्मॉल डिस्कवरीज, एंड नॉट जस्ट दीज विच आर मेंशन इन दीज 2 स्लाइड्स, बट कई और भी कई डिस्कवरीज हैं जो सब कुछ मैं इस 2 स्लाइड्स के अंदर तो नहीं ला पाई, लेकिन आपको 10th ग्रेड के लिए जो चाहिए उतना मैंने जरूर देने की कोशिश की है. Now coming to the cell theory which was together put forward by Schleiden and Schwann. तो हम लोग Schleiden and Schwann को ही मेजर क्रेडिट देते हैं. रुडोल्फ का के पोस्टुलेट को हम ज्यादा यूज करते हैं और उनके नाम का इस्तेमाल थोड़ा कम किया जाता है. रुडोल्फ वर्चोव, जिन्होंने कहा था ओमनिस सेलुले ई सेलुला, मतलब न्यू सेल्स कम फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ठीक है, तो लेट अस सी व्हाट द सेल थ्योरी इज चिल्ड्रन. ये कहती है कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स और सेल की बनाई हुई चीज एंड देयर प्रोडक्ट्स. तो क्या हो सकते हैं प्रोडक्ट हो सकते हैं तुम्हारे लिग्निन हो सकता है, सबेरिन हो सकता है. तो सेल या सेल से बनी हुई चीजों के ही लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड अप होते हैं या बने हुए होते हैं. दिस इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स. तो मतलब इट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, मतलब उसका बॉडी इससे बना हुआ है. सेल से छोटी ऐसी कोई चीज नहीं है जिसके रिपीटिंग यूनिट से एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी बनी हुई है, इसीलिए उसको कहा जाता है इट इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर मतलब जो आपको आपकी बॉडी को बना रहा है. तो कौन है जो आपकी बॉडी को बना रहा है? तो कई सारे सेल्स हैं जो आपकी बॉडी को बना रहे हैं. सेल्स एक के ऊपर सेल्स लाई कर रहे हैं, इकट्ठा हो रहे हैं और वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के स्ट्रक्चर को बना रहे हैं. सो इट इज कॉल्ड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिजम्स. Then cells are also the building blocks of all living creatures. Yes, we know this. It is more or less the same thing. Then third point, all cells are alike in chemical composition and metabolic processes. So हम ये देखते हैं कि सेल हमारे ऑर्गेनिज्म का हो, हमारे अंदर का हो या माइस का हो या किसी और का हो, फिर चाहे माइटोकॉन्ड्रिया प्लांट का हो या चाहे एनिमल का सेल का माइटोकॉन्ड्रिया हो, it is performing the same function which is respiration. Ribosomes have the same function whichever cell they are present in, and you see that they are present in all kinds of cells. तो हम ये पाते हैं कि सेल के अंदर जो टिपिकल केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, ऑर्गेनल्स जो इन्वॉल्व हैं वेरियस रिएक्शंस देने में, वो काइंड ऑफ करीब करीब एक जैसा है इन all kinds of cells present in all kinds of organisms. Then living organisms are unique in extracting energy for their environment and using it to carry out activities such as movement, growth and reproduction. So yes, living cells में बहुत capacity होती है, living organisms में बहुत capacity होती है, that we are able to draw energy from wherever we are able to get energy for, and हम उससे अपनी ज़रूरतें पूरी करने में इस्तेमाल करते हैं. ज़रूरतें जैसे कि movement, growth, reproduction etc. सेल इज द यूनिट ऑफ फंक्शन फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो हमने देखा कि सेल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है, मतलब सेल से ही स्ट्रक्चर डिफाइन होता है ऑर्गेनिज्म का. फिर सेल यूनिट ऑफ फंक्शन भी है, मतलब सेल जो काम कर रहा है वही काम बेसिकली हम कह सकते हैं कि वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चल रहा है. सो वट एवर एक्टिविटीज आर टेकिंग प्लेस इनसाइड द सेल इज एक्चुअली द फंक्शन दैट इज टेकिंग प्लेस और बीइंग कैरिड आउट इन द लिविंग थिंग्स और ऑर्गेनिजम्स. एंड रुडोल्फ वर्चोव, जो कि जिन्होंने कहा था ओरिजिन ऑफ न्यू सेल्स दैट टेक्स प्लेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. सो दिस सम्स अप आवर सेल थ्योरी. नेक्स्ट हम बात करना चाहेंगे सेल के शेप और साइज के बारे में. व्हाट इज द शेप एंड साइज ऑफ द सेल? सो चिल्ड्रन, दिस यू नीड टू रिमेंबर. वट एवर इन्फॉर्मेशन इज गिवन इन दिस सेल, दिस पर्टिकुलर स्लाइड, यू नीड टू रिमेंबर इट, वेदर इट इज ICSE चिल्ड्रन, जिनके स्पेसिफिकली फॉर देम वी हैव स्टार्टेड दिस सीरीज. बट CBSE बच्चों के लिए भी ये इंपॉर्टेंट उतना ही है, बिकॉज सेल तो उन्हें भी पढ़ना है. सो द स्मॉलेस्ट नोन सेल, जो सबसे छोटा सेल है, दैट इज कॉल्ड एज माइकोप्लाज्मा और प्लूरोरिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म. उनका साइज आपको याद रखना है, दैट इज 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर. माइक्रोमीटर मतलब क्या? मतलब 1 मीटर के 1 millionth जितना छोटा. इट इज 1 millionth times smaller than a meter. तो 0.1 से 0.5 micrometer is the size of the smallest cell, mycoplasma, in human body. Then longest cell क्या होता है? Nerve cell.
वो क्योंकि आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ नर्व सेल तो आप देखेंगे कि उसकी एक सेल बॉडी होती है और एक एक्सॉन जो उसकी टेल होती है, तो कभी कभी वो टेल इतनी लंबी होती है कि कई मीटर्स तक रेंज करती है। देन लार्जेस्ट एनिमल सेल आप देख सकते हैं कि ऑस्ट्रिच का एग होता है, विच इज द लार्जेस्ट सेल इन एनिमल्स। प्लांट्स में हम कह सकते हैं ओव्यूल ऑफ साइकस, दिस इज द लार्जेस्ट multicellular plant cell. Sorry, not multicellular, it is unicellular plant cell. वो क्या है? Ovule of Cycas. ठीक है, तो ये आपको तीनों याद रखने हैं। You can take a look at this particular chart that gives you the relative sizes of organisms on a logarithmic scale। तो आप देख रहे हैं कि जो वायरस का साइज है वो है आपका 100 नैनोमीटर्स के रेंज में, और टिपिकल और बैक्टीरिया का साइज आप देख रहे हैं 1 माइक्रोमीटर्स। और हमने क्या बोला कि स्मॉलेस्ट जो सेल है दैट इज माइकोप्लाज्मा, दैट इज अराउंड 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर्स, करीब करीब वायरसेस के साइज के रेंज में वो आता है। देन टिपिकल यूकैरियोटिक सेल आप देखेंगे कि 10 से 100 माइक्रोमीटर्स के बीच में अ टिपिकल सेल आ जाता है। सो यू कैन डेफिनेटली सी अ टिपिकल सेल विद द लाइट माइक्रोस्कोप या कॉम्पाउंड माइक्रोस्कोप जो कि अवेलेबल थे तो आपके 1950 से पहले भी, लेकिन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप जो कि जिसका आविष्कार 1950 में हुआ, कहाँ हुआ? 31 में नॉर्लन रस्का ने जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी की है। ओनली विद द हेल्प ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यू विल बी एबल टू सी ऑब्जेक्ट्स स्मॉलर देन 100 नैनोमीटर्स। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू द वैरायटी इन द सेल नंबर। अब इट इज नीडलेस टू से दैट हम कितने सेल्स के बने होंगे, हम ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के बने हुए हैं। यस, ट्रिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के हम बने हुए हैं। तो एलिफेंट में बोलूं कि मुझसे भी बड़ा है, या चूहा मैं बोलूं कि मुझसे बहुत छोटा है, तो क्या उसके सेल की साइज मेरे सेल से बड़ी होगी और चूहे के सेल की साइज मेरे सेल से छोटी होगी? क्या ऐसा है? तो ऐसा नहीं है। इट इज नॉट द साइज ऑफ द सेल्स दैट डिफाइन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इट इज रादर द नंबर ऑफ सेल्स विच डिफाइन द साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म। सो मैं क्या लिखना चाह रही हूं, मैं क्या समझाना चाह रही हूं कि नंबर ऑफ सेल्स डिफाइन the size of organism। क्योंकि आप देखेंगे कि किसी भी सेल को ले लो, चाहे लिवर सेल को ले लो, चाहे किडनी सेल का ले लो, तो तुम किसी भी ऑर्गेनिज्म में ले लो, चाहे हॉर्स ले लो, चाहे बुल ले लो, चाहे ह्यूमन बींग्स ले लो, तो करीब करीब, या माइस ले लो, they are all of the same size in all these organisms, but still the sizes of these organism is not same। ये सब एक दूसरे से अलग साइज के हैं, तो that is because number of cells which make up these organisms is different। माइस में कम है, बाकी एनिमल्स में ज्यादा है, हम में ज्यादा है। सो क्यों हम ये कह रहे हैं? और हम एक और बात हम कहना चाह रहे हैं कि बच्चों, इट इज नॉट द साइज ऑफ द सेल विच इज डिफरेंट, इट इज द नंबर ऑफ द सेल्स विच इज डिफरेंट। वॉल्यूम जो होती है सेल की वो करीब करीब फिक्स्ड होती है। वॉल्यूम जो सेल की होती है वो करीब करीब फिक्स्ड होती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि साइज ऑफ द सेल एवरेज सभी ऑर्गेनिज्म में एक तरह का होता है। ठीक है, नंबर ऑफ द सेल्स वेरी करते हैं, इसीलिए साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म भी वेरी करता है। अगर ऑर्गेनिज्म एक सेल का बना है, सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, तो वी कॉल इट अ यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। आप देख सकते हैं डायग्राम में यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, दिस इज बैक्टीरिया, पैरामीशियम, ये तो सारे प्रोटिस्ट्स हो गए। आपको ये मोनोरा हो गया, और ये पैरामीशियम, अमीबा, ये आपके प्रोटिस्टा में आते हैं। दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल। एंड ये जो मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म आप देख पा रहे हैं, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, मींस देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ मेनी टाइप्स ऑफ सेल। हमने ये बहुत बार ये लाइन बोला कि सेल इज द यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, इट इज अ यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर, क्योंकि एक सेल जो देखो आप, ये यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म में दे आर ऑल मेड अप ऑफ वन सेल, चाहे बैक्टीरिया हो, पैरामीशियम हो, अमीबा हो, क्लामिडोमोनास हो, दे आर ऑल मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, बट दैट वन सेल is able
or it is carrying out all the functions which is needed for its functioning. Means all the life's necessary functions are carried out. मतलब कि न्यूट्रिशन, ये खाना ले पा रहे हैं, okay, they are able to take in their nutrition, they are able to digest, they are able to eliminate the waste, elimination of waste, they are able to carry out reproduction. So one small cell is able to carry out all the functions. और उस एक सेल से ज्यादा छोटी ऐसी कोई चीज नहीं है जो कि सारे के सारे फंक्शंस को एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के कर पाती है, जो कि उसके जिंदा रहने के लिए जरूरी होते हैं. सो सेल इज द ओनली यूनिट विच इज कैरिंग आउट ऑल द नेसेसरी फंक्शंस. और ये हम खास बात देख पाते हैं टिपिकली इन यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे कि बैक्टीरिया, पैरामीशियम एक्सेट्रा में हम देख पा रहे हैं कि एक ही सेल है और वो उनको जिंदा रखने के लिए, उनके सारे फंक्शंस को कैरी आउट करने के लिए सफिशिएंट है. सो दैट इज व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फंक्शन एंड स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑल्सो. अच्छा, कुछ ऑर्गेनिज्म जो सिर्फ कुछ सेल्स के बने हैं, जैसे कि स्पाइरोगायरा हो गया, वॉल्वॉक्स हो गया, और मल्टी सेल्ड तुम्हारे ह्यूमन बींग्स हो गए. यस, बहुत सारे मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिज्म हम जानते हैं. लेट अस रीड द सेकंड पॉइंट. एन ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल्स एक्चुअली बिगिंस इट्स लाइफ हाउ? एज ओनली अ सिंगल सेल. हमारी तुम्हारी जो जिंदगी की शुरुआत होती है, दैट इज टिपिकली स्टार्टेड फ्रॉम आवर जर्नी ऑफ लाइफ हैज एक्चुअली स्टार्टेड फ्रॉम बीइंग वन सेल्ड, जिसको कि हम जाइगोट कहते हैं, विच इज द फर्टिलाइज्ड एग, जिसे कि जाइगोट भी कहा जाता है. सो विच इज अ सिंगल सेल्ड एंटिटी. और हम जो आज ट्रिलियंस ऑफ सेल्स के बने हुए ऑर्गेनिज्म हैं, वी हैव एक्चुअली बीन फॉर्म्ड फ्रॉम दिस वन सेल्ड जाइगोट, विच इज ऑल्सो द फर्टिलाइज्ड एग. Now moving on to the next, variety in the shape of the cell. हम ये देखते हैं कि ठीक है, सारे सेल्स जो हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, मोटा मोटी एक जैसे ही फंक्शन कर रहे हैं. अगर रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है तो रेस्पिरेशन माइटोकॉन्ड्रिया कर रहा है in any kind of cell you take. So the proteins which are necessary for various things which form the building blocks, जो एंटीजेनिक प्रॉपर्टीज दे रहे हैं, जो एक्चुअली हमारे कैरेक्टर को डिफाइन कर रहे हैं, प्रोटीन्स, तो ये बेसिकली तुम्हारे सभी में सेम है, जो कि साइटोप्लाज्म या सेल्स में या सेल मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं. लेकिन व्हाट वी सी डिफरेंट इज दैट द शेप ऑफ द सेल्स डिफर्स. जैसे कि एग्जाम्पल हम देख लेंगे, जैसे कि अमीबा का तो कोई शेप ही नहीं होता है. कोई भी शेप दे दो, यूजुअली हम अमीबा ऐसे ही बनाते हैं, है ना, ऐसे ही बनाते हैं, कोई भी शेप दे दो उसको. तो ये जो स्ट्रक्चर्स अमीबा में, ये जो निकले हुए स्ट्रक्चर्स है, इन्हें हम क्या कहते हैं? इन्हें हम सूडोपोडिया कहते हैं. व्हाट आर दे आर द प्रोजेक्शंस ऑफ वेरिंग लेंथ्स, किसी भी लेंथ के हो सकते हैं, प्रोट्रूडिंग आउट ऑफ द अमीबाज बॉडी, विच मेक अमीबाज हैव अ इरेगुलर शेप. ऐसा कौन सा सेल है जो हमारे बॉडी में भी इरेगुलर है, अमीबा के जैसा है? सो दैट इज द ल्यूकोसाइट्स. हमारे यहाँ के WBCs जो हैं, उनके भी अमीबा जैसे ही शेप होते हैं. और ऐसा क्यों है उनका शेप? सो वी विल कम टू नो, और वी वुड लाइक टू से हियर इज दैट जो इरेगुलर शेप है या कोई भी शेप है ऑफ दैट पर्टिकुलर सेल इज मेनली बिकॉज ऑफ द फंक्शन दैट इट नीड्स टू कैरी आउट. अमीबा की इरेगुलर शेप है, क्यों? क्योंकि उसको घूम घूम के खाना ढूंढना है और वो एक ही सेल का बना है, तो इसलिए उसके पास सूडोप्लाज्मिक प्रोजेक्शंस हैं. द टिपिकल व्हाइट ब्लड सेल्स जो है हमारे यहाँ, उनको भी शेप बदलना है, क्योंकि उन्हें कहीं भी जाना है, पूरे बॉडी में कहीं भी जाके उनको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनगल्फ करना है. टिश्यू स्पेसेस से उनको लीक आउट करके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनगल्फ करना है, इसीलिए उनके भी इरेगुलर शेप होते हैं. नाउ टेक अ लुक एट द वेरियस शेप्स दैट यू कैन सी. मसल सेल की शेप कैसी होती है? इट इज स्पिंडल शेप्ड सेल. WBCs are amoeboid shape. The nerve cells are typically very long, and guard cells जो होते हैं वो तुम्हारे डिफ्यूजन के काम आते हैं. So they are all bean shaped. Nerve cells लंबे क्यों होते हैं? क्योंकि उनको ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस करना है, इम्पल्सेस को कूद कूद के जाना है, इसलिए वो लंबे से होते हैं ताकि वो ज्यादा डिस्टेंस तक जा सके. मतलब मैंने तुम्हें यहाँ चींटी काटी और तुम्हें तुरंत फील हो जाता है, तो इतना फास्ट और क्विक यहाँ से जो इम्पल्स आता है, अ फीलिंग ऑफ पेन,
that is generated back to our hands, and that is because of the quick transmission. तो length होना चाहिए, वो लंबाई होनी चाहिए nerve cells में to do the function that it is doing. Amoeboid shaped WBCs जो है हमारे, spindle shaped cells होते हैं हमारे मसल सेल्स के. ऐसे देखो मेसोफिल सेल्स जो होते हैं लीव्स में वो राउंड होते हैं. तो बेसिकली सेल्स के जो अलग अलग शेप होते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द फंक्शंस दैट दे आर कैरिंग आउट. सो दैट इज ऑल फॉर टुडेज क्लास. मैंने बहुत कम नंबर ऑफ स्लाइड्स रखे हैं ताकि ये बोरिंग ना हो जाए ज्यादा. टुमारो आई वुड बी टेकिंग द लेसन फॉरवर्ड and we will be starting to discuss about the cell membrane, the cell wall and the various organelles of the cell. So signing off for today children. I hope you enjoyed the session. Thank you and see you tomorrow.